प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी की इस सीरीज़ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे हैं इंपॉर्टेंट आईसीएआर, बीएचयू और यूपी कैडेट के लिए। इसमें आज हम लोग 13वां लेक्चर देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोग 12 लेक्चर कंप्लीट देख चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लाइन से सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आप उन्हें ज़रूर देखिए, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 13 देखेंगे, पार्ट 13 देखेंगे, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए, इकोलॉजी से जुड़े हुए 46 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये आपका जो पार्ट 13 है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो टॉपिक है, इकोलॉजी के 2 लेक्चर लेकर आएंगे बच्चों, जिसमें पार्ट 13 और 14। 13 में भी 46 क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, और इसके बाद जो इसका पार्ट 14 होगा उसमें भी 46 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो इन 2 पार्ट्स के बाद आपके इकोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, रोज शाम को 7 बजे बायोलॉजी की क्लास होती है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक बच्चों स्पीड टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है हमारा आईसीएआर, यूपी कैडेट और बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप 9235 1260 64 पर मुझे व्हाट्सएप करिए और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा गया है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी व्हाट्सएप पर, तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर इकोलॉजी। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इसमें टोटल 98 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम आपको कराएंगे 46 क्वेश्चन। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये थे आपके रीटर। ठीक है, रीटर को जाता है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किन दो के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी, यानी कि इसमें किन 2 चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो जीव और वातावरण का। ठीक है, जीव और वातावरण का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है। ऑटो इकोलॉजी का क्या अभिप्राय है, तो ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। ठीक है, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, तो ये सबसे पहले प्रस्तुत की थी किसने, टेंसले ने। ठीक है, टेंसले ने सबसे पहले प्रस्तुत की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, तो इसका आंसर है आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं उसे पारितंत्र कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं, तो इसका आंसर है आपका जैविक और अजैविक घटक, 2 इसके घटक हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है, तो इसका आंसर है जल। ठीक है, इसका आंसर है जल। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। कौन सी श्रृंखला सही है, तो इसका आंसर है आपका उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। ठीक है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, तो ये उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक, ये श्रृंखला सही है। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला के बारे में आपने पढ़ा है, ये कैसे बनती है, ये उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से बनती है। ठीक है, ये उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां,
किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। ठीक है, किसी भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। आगे देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत कौन सा क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की। ठीक है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन। ठीक है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा जो भूमि कट जाती है उसे अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? यानी भूमि से जो जमीन कटती है उसे रोकने के लिए वनों को उगाना चाहिए, यानी कि पौधों को लगाना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। ठीक है, बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है कौन सा? राइजोफोरा। ठीक है, मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे जो वनस्पति होती है वो लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? तो ये शुष्कोद्भिद के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन है आपका, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। ठीक है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने के लिए जड़ें जो है वो गहराई में चली जाती हैं। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला है आपका 23 क्वेश्चन, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। 24 क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 क्वेश्चन है आपका, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। किसके बीच? चींटियों के बीच। ठीक है, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? सागर। ठीक है, सागर जो है वो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्या है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? मृदा अपरदन को रोकने के लिए आपको वन रोपण करना पड़ेगा। ये मैंने अभी पीछे बताया था कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनों को उगाना पड़ता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने ये बताया है। आगे देखिए, आगे है आपको 27 क्वेश्चन, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम
बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता होते हैं? तो इसका आंसर है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक, सेकेंड यानी कि उपभोक्ता होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 29। 29 है आपका खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो इसका आंसर है आपका एक जीव से दूसरे के। ठीक है, एक जीव से दूसरे में ऊर्जा अंतरण। आगे देखिए, 30 क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधा होता है उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, अच्छे से करिए इन क्वेश्चंस को। 31 क्वेश्चन क्या है? 31 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो इसका आंसर है आपका करील। ठीक है, करील पौधा जो है वो मरुद्भिद है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्या है? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ठीक है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 34। 34 है आपका सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? इसका आंसर है आपका हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे जो है वो सौर ऊर्जा के सबसे बड़े यौगिकीकरण हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका 33.3% क्षेत्र में वन होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आपका दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। ठीक है, सजने खाली जंगल जो है वो प्रसिद्ध है मैनग्रोव की खेती के लिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किस लिए? यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। ठीक, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, तो यांत्रिक मदद हेतु निर्भर करते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है आपका पादपालय एक सुविधा है, पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। ठीक है, जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। तो इसका आंसर 38 का आपका हो गया सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। ठीक है, कार्बनिक कृषि जो है वो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है आपका अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। ठीक है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप जो होते हैं वो रात के समय पुष्पित होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, पारिस्थितिक निके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है आपका ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो इसका आंसर है आपका महासागर।
ठीक है, इसका आंसर है आपका महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 44 क्वेश्चन है आपका, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। तो इसका आंसर है आपका संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। ठीक है, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करने से संतुलन बनाए रख सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, सामाजिक वानिकी है। इसका आंसर है आपका सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 46 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है आपका रियो डी जनेरो में। ठीक है, रियो डी जनेरो में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये है आपके, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है और करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें बायोलॉजी में ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं। तो दोस्तों ये था आज 46 क्वेश्चन इकोलॉजी टॉपिक से। अभी इसके 46 क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि हम आपको इसके सेकंड लेक्चर में कर देंगे। ठीक है, अब लोग बिल्कुल ही परेशान मत होइए, टॉपिक जो चल रहे हैं वो पूरे कंप्लीट होंगे इस बुक के। ठीक है, बस इन्हें अच्छे से 2-3 बार रिवाइज जरूर करिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।